Hello Bacha Party, welcome back to my channel, and in today's video we are going to see about parathyroid gland and we are going to complete the endocrine system. मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको थायरॉक्सिन तक कराया था। आज हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में देखने वाले हैं और बाकी की पूरी एंडोक्राइन सिस्टम हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ पैराथायरॉयड ग्लैंड। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कराना चाहती हूँ कि थायरॉयड ग्लैंड के अंदर हमने देखा था कि आपके थोरैसिक रीजन में इस तरह से थायरॉयड ग्लैंड के फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनका सिक्रीशन होता है एक तो थायरॉक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। हमने देखा था कि थायरॉक्सिन का काम होता है आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स इन योर बॉडी, और कैल्सिटोनिन का काम था कैल्शियम रेगुलेशन, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। इसका मतलब है कि अगर देर इज़ एन एक्स्ट्रा कैल्शियम प्रेजेंट इनसाइड योर ब्लड देन इट विल सेंड इट एंड इट विल स्टोर इनसाइड बोन्स, ठीक है। तो कैल्शियम रेगुलेशन कैल्सिटोनिन का काम है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है? तो थायरॉयड ग्लैंड के बाजू में छोटी छोटी ऐसी फॉलिकल्स होती है। बिसाइड्स थायरॉयड ग्लैंड देर आर स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स विच आर नोन एज पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड थायरॉयड के साथ है, उसके बाजू में है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, सो द पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, इसके बारे में हमने पिट्यूटरी में नहीं देखा था, ठीक है। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि उसका स्टिम्युलेशन पिट्यूटरी से नहीं होगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है विच इज़ नोन एज पैराथ हार्मोन, what it is known as? It is known as पैराथ हार्मोन और you can call it कॉलिप्स हार्मोन, ठीक है। अब कई बार ट्विस्ट करने के लिए ना एग्जाम में ये लोग कॉलिप्स हार्मोन लिख देते हैं, सो यू शुड रिमेंबर दैट पैराथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलिप्स हार्मोन, ठीक है। तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो रिलीज़ करेगा पैराथ हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन, वो डायरेक्टली रिलीज़ करेगा। यहाँ पे पिट्यूटरी से स्टिम्युलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब ये जो पैराथ हार्मोन है इसका काम अपोजिट है कैल्सिटोनिन से। पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन एक फीडबैक में काम करते हैं। नाउ आई विल शो यू कि वो लोग कैसे फीडबैक में काम करते हैं। पैराथ हार्मोन का काम होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्सिटोनिन का भी मैंने आपको काम बताया कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट दोनों की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब पैराथ हार्मोन क्या करेगा? जितना कैल्शियम अगर बोन्स में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर बोन्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हुआ देन इट विल कॉज टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में आपके बोन्स बहुत ही फ्रेजाइल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ज़रा सा चोट आने पे वो बोन्स तुरंत से ब्रेक हो जाएंगे, ओके। सो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? द एक्स्ट्रा कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन्स विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड इट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। So that is known as the role of पैराथ हार्मोन और कॉलिप्स हार्मोन, ठीक है। अब देखो किस तरह से इन दोनों के फंक्शन अपोजिट हुए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कैल्सिटोनिन का फंक्शन। कैल्सिटोनिन का फंक्शन था कि अगर ब्लड में देर इज़ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, इफ़ ब्लड हैज़ हाई कैल्शियम लेवल्स, तो वो सारा कैल्शियम दे दिया जाता है बोन्स को, ठीक है। कहाँ पे दे दिया जाता है? वो सारा कैल्शियम दे दिया जाता है बोन्स को। अब पैराथ हार्मोन क्या करता है? इफ़ देर इज़ हाई कैल्शियम लेवल्स इन बोन्स तो वो सारा कैल्शियम दे देगा ब्लड में एंड देन फाइनली ब्लड को उस कैल्शियम को एक्सक्रीट करना पड़ेगा थ्रू किडनी, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्यों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन दोनों का फंक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी काम दिखाएंगे। हम इसे बोल सकते हैं दिस बोथ आर एंटागोनिस्ट इन एक्शन। अब ये वर्ड्स आप याद रखें क्योंकि ऐसे ही कुछ वर्ड्स आपको एग्ज़ाम के अंदर आते हैं।
So these hormones are antagonist in action or they work in feedback circuit. फीडबैक में काम करेंगे, दोनों एक दूसरे को देखेंगे कि किसका सिक्रीशन ज़्यादा है, किस तरह से है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ग्लैंड था, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड। मैं पेनक्रियाज इसलिए नहीं ले रही हूँ यहाँ पे क्योंकि पेनक्रियाज में हेट्रोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियाज, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि पेनक्रियाज को क्यों हेट्रोक्राइन बोला जाता है, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट सी अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। देखते हैं हम लोग एड्रीनल ग्लैंड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन। एड्रीनल ग्लैंड जो है इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अबाव kidneys. Okay, so this is the structure of your kidney और यहाँ पे जस्ट ऊपर प्रेजेंट होंगे छोटे से 2 एड्रीनल ग्लैंड्स। क्योंकि ये ग्लैंड्स किडनी के ऊपर प्रेजेंट है सो वी कैन ऑल्सो कॉल देम सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड का मतलब हुआ ग्लैंड्स प्रेजेंट अबाव किडनी, ठीक है। अब एड्रीनल ग्लैंड के 2 रीजन्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो सके। अब एड्रीनल ग्लैंड के अंदर 2 रीजन्स होते हैं। एक रीजन होता है मेड्यूला और यहाँ ऊपर का रीजन जो आउटर रीजन या ऊपर वाला रीजन हम बोल सकते हैं वो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। सो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर 2 रीजन्स है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको कॉर्टेक्स के बारे में बताऊंगी। तो कॉर्टेक्स के बारे में मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड करा रही थी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रिलीज होता है ACTH। कहाँ से रिलीज होता है ACTH? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ACTH का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया था। ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है ACTH का फुल फॉर्म? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनल के कॉर्टेक्स रीजन से निकलने वाला हार्मोन ACTH, ठीक है। अब ये ACTH जो है ये आप पिट्यूटरी के कंट्रोल में है क्योंकि ACTH का स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो पिट्यूटरी के डायरेक्ट कंट्रोल में है ACTH बट मेड्यूला रीजन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। तो एक ही ग्लैंड है, उसके 2 रीजन है, एक रीजन पिट्यूटरी के कंट्रोल में है, दूसरा रीजन पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है। उसका रीज़न हम देखेंगे अभी जब मैं आपको फंक्शन बताऊंगी मेड्यूला का। तो बहुत ध्यान से अब इस वीडियो को देखना क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ ACTH का क्या रोल है और मेड्यूला से क्या चीज़ें रिलीज़ होगी। तो ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है यहाँ से रिलीज़ होते हैं कॉर्टिकॉइड्स, इसीलिए इसे कॉर्टिको भी बोला जाता है। यहाँ से रिलीज़ होंगे कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बहुत ही सिंपल है, आपको नाम सुनने में टफ लगेंगे बट दिस आर वेरी इजी। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब कॉर्टिकॉइड्स यहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ है, उसका कारण है कि ये कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होने वाले हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अब ग्लूको का यहाँ पे सीधा मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूको का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्लूको का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे? आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करेंगे। कितनी ग्लूकोज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ पे स्टोर होना है, ये पूरा मेटाबॉलिज्म करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर सेकेंड नंबर पे है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। अब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे? तो आपके जो गोनाड हार्मोन्स है, गोनाडिक हार्मोन्स है, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनके डिस्ट्रीब्यूशन का मेटाबॉलिज्म करेंगे कि ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितना रिलीज होंगे, ये सारा देखेंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स।
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, अगेन आपको नाम से समझ में आ जाएगा, ये सारे मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। आपकी बॉडी में सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, आयरन, जितने भी आपकी बॉडी में एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी है, इन सब के मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होगा। तो आपको इन्हें नाम से ही याद रखना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स गोनाड हार्मोन, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ ये हमने देख लिया ACTH का क्या रोल है, और जैसा मैंने आपको बताया ACTH किसके कंट्रोल में है, ACTH इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी। ACTH पिट्यूटरी के कंट्रोल में है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी इसके सेकेंड पार्ट की, जो है मेड्यूला। और जैसा कि मैंने बताया कि मेड्यूला पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है। तो क्यों पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है मेड्यूला? जो एड्रीनल ग्लैंड का मेड्यूलरी रीजन है, वहाँ से रिलीज होता है एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रीनालिन। कौन सा हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है? एड्रीनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और एड्रीनालिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रिस्पॉन्स इन 3F कंडीशन। अब ये 3F क्या है? सो दिस 3F इज फियर, फाइट एंड फ्लाइट। जब आप डर रहे हो, जब आपका झगड़ा यानी अग्रेशन चल रहा है, या फिर आप भाग रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो 3F कंडीशन में आपकी बॉडी में एड्रीनालिन रिलीज होता है। जैसे ही आपकी बॉडी में एड्रीनालिन रिलीज होता है, आपको तुरंत पता चल ही जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी में एड्रीनालिन रिलीज हुआ है। ठीक है, बिलीव मी, आप सबकी बॉडी में बहुत बार एड्रीनालिन रिलीज हो चुका है। जब भी एड्रीनालिन रिलीज होगा तो क्या होगा, आपके फेस पे, आपकी बॉडी में एक रेडनेस आ जाएगी, आपको पसीने होने लगेंगे, आपका BP बढ़ जाएगा। सम ऑफ यू माइट ऑल्सो गेट गूज बम्प्स। ठीक है, तो क्या क्या होगा जब एड्रीनालिन रिलीज होगा? तो सबसे पहले तो रेडनेस आ जाएगी, BP इंक्रीज हो जाएगा, यू कैन लिटरली फील योर हार्ट बीटिंग, इतनी तेज आपकी हार्ट बीट हो जाएगी कि आपको बाहर ही सुनाई देने लगेगी। देन यू विल गेट गूज बम्प्स, you will get lots of sweat and butterfly in your stomach। अब ये आपके साथ कब हुआ होगा, ये मैं अगर थोड़ा सा प्रेडिक्ट करूँ तो जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन, आपका कोई बहुत ही टफ सब्जेक्ट का एग्जाम है और एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले आपकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है, आप थोड़ा ब्लैंक हो जाते हो, आपको बहुत पसीना आने लगता है, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। सो दैट मीन्स आपकी बॉडी में एड्रीनालिन रिलीज हो रहा है। अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, बड़ा सा कोई हॉल वॉल है, बहुत से लोग हैं, एंड यू आर गोइंग ऑन स्टेज, यू हैव टू स्पीक समथिंग, तो उस वक्त हो सकता है आपको एड्रीनालिन रिलीज हुआ हो। कुत्ता भाग रहा है आपके पीछे, उस वक्त आपको एड्रीनालिन रिलीज हो सकता है। यू आर फाइटिंग विथ समवन, क्लास में किसी से लड़ाई हो गई, उस वक्त आपकी बॉडी में रिलीज होता है एड्रीनालिन। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिचुएशंस बताई कि आपकी बॉडी में एड्रीनालिन कब कब रिलीज होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एड्रीनालिन क्यों पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है। अब क्योंकि एड्रीनालिन का जो रिलीज होता है उसको चाहिए एकदम क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अचानक से एक कुत्ता भागते हुए मेरे पीछे आता है, तो मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है। मुझे क्या करना है, आइदर आई हैव टू टेक अ स्टोन एंड बीट दैट डॉग, या तो मुझे भागना स्टार्ट करना है। सो मुझे बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत ही क्विक रिफ्लेक्स चाहिए मुझे। ठीक है, और अगर एड्रीनालिन पिट्यूटरी से रिलीज होता तो क्या होता है कि पिट्यूटरी ने रिलीज करा, फिर 10-15 दिन बाद मेरी बॉडी में से उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये क्या वो कुछ काम का है? आज कुत्ता पीछे भाग रहा है, मैं 10-15 दिन के बाद थोड़ी भागना स्टार्ट करूँगी। सो जो भी पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है उसके रिस्पॉन्सेस स्लो आते हैं। उसका रीज़न है कि वो कहाँ पे रिलीज़ होता है, ब्लड में रिलीज़ होता है। अब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू धीरे धीरे वो अपनी टारगेट साइट पे पहुँचेगा, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा एड्रीनालिन के लिए। सो एड्रीनालिन इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, और एड्रीनालिन मेड्यूला रीजन जो है वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट रिफ्लेक्सेस को रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में आए कि एड्रीनालिन क्यों कंट्रोल में नहीं है
पिट्यूटरी के, तो आपको ये रीज़न बताना है कि वरना आप बहुत ही धीरे से, मतलब बहुत लेट रिस्पॉन्सेस दोगे अगर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्मोन रिलीज़ हो रहा होगा। और ये एड्रेनालिन ऐसी ही कंडीशन में रिलीज़ होता है जब आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। पता चला किसी ने आपको चांटा मारा और अब 10 दिन बाद आप में एड्रेनालिन आ रहा है और बाद में आपको लग रहा है अरे यार मैं इससे झगड़ा करूँगा, इसने मेरे को चांटा कैसे मारा। ठीक है, सो दैट डजंट हैपन विद अस, राइट। ओके, सो दैट वाज अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। तो हमने यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड के दोनों रीजन्स कवर कर लिए, कॉर्टेक्स एज वेल एज मेड्यूला। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट आवर गोनैड्स। अब हम लोग देखेंगे गोनैड्स के बारे में, जहाँ पे वी आर गोइंग टू सी अबाउट टेस्टीज एंड ओवरीज। ओके, तो चलिए देखते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी टेस्टीज। टेस्टीज में से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन, and testosterone is responsible for secondary sexual character in male and production of sperms. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। टेस्टीज में से हार्मोन रिलीज होगा टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नाउ व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? यू कैन वॉच माय वीडियो ऑन रिप्रोडक्शन, उसमें हमने सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे दूँगी, जैसे कि ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मस्टैचेस, चेंज इन वॉइस, growth of shoulders और you can call it widening of shoulders। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है ये रिलीज होगा ओवरी में से। ओवरी में से रिलीज कैसे होता है? तो ओवरी में से एक तो रिलीज होगा ईस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन ओवरी में से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, इसका सेम काम है। ईस्ट्रोजन विल गिव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल एंड ओवरी का डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग रिलीज होना। ओव्यूलेशन का काम क्या मतलब होता है? एग रिलीज होना। ठीक है, तो इन सबको देखेगा कौन? ईस्ट्रोजन। अब मेल में तो एक ही हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल के अंदर क्यों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन है? तो ये जो सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, दिस हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है ये हार्मोन? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। थ्रू आउट द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बहुत ही हाई रहेंगे। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा तो प्रेगनेंसी तुरंत ही टर्मिनेट हो जाएगी। सो प्रोजेस्टेरॉन इज, सो दैट्स इट अबाउट दिस गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। यहाँ पे हमने टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के बारे में देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू आवर लास्ट ग्लैंड, दैट इज पेनक्रियाज। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, मैंने पेनक्रियाज को क्यों लास्ट में लिया है, क्योंकि पेनक्रियाज है हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या आप इसे बोल सकते हो मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब क्यों पेनक्रियाज अलग है, पेनक्रियाज को क्यों हेट्रोक्राइन मिक्सोक्राइन बोला जाता है, उसका रीज़न हम लोग देखेंगे। पेनक्रियाज का ड्यूअल नेचर है, इट हैज़ ड्यूअल फंक्शन। It has both exocrine as well as endocrine function। पेनक्रियाज के पास दोनों फंक्शन है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। पेनक्रियाज के कुछ सेल्स जुड़े हैं एक्सोक्राइन फंक्शन में। आई वुड से 99% ऑफ सेल्स जो है ये पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन है। 1% इसका पार्ट है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन यानी कि ये सीधा ब्लड के अंदर हार्मोन रिलीज करेंगे, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये अपने सिक्रीशंस देंगे
जो इनका टारगेट ऑर्गन है यहाँ पे ये अपने सिक्रीशंस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट का। तो एक्सोक्राइन पार्ट में ये है आपके जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रॉम पेनक्रियास, ये सारे हो गए एक्सोक्राइन, क्योंकि पेनक्रियाज यहाँ पे डक्ट के थ्रू डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, ना कि उसे ब्लड में रिलीज करता है। तो जो भी आपके सिक्रीशंस है जैसे कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये सारे हैं एक्सोक्राइन पार्ट, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। और ये जो सेल्स रिलीज करते हैं इन सेल्स को बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। क्या बोलते हैं हम ये सेल्स को? वी कॉल देम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जो ये एक्सोक्राइन पार्ट परफॉर्म करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन पार्ट, जो सीधा ब्लड में हार्मोन रिलीज करेंगे। तो पेनक्रियास के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स से रिलीज होता है हार्मोन ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स से आता है हार्मोन इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स से आता है हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, क्या है हार्मोन्स? ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। सबसे पहले मैं बात करूंगी अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम होता है कि ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को राइज कर सकता है। अगर आपकी बॉडी की ब्लड शुगर कम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल यू आर फास्टिंग, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो जैसे जैसे दिन गुजरेगा आपको वीकनेस लगेगी, आपकी ब्लड शुगर कम होने लगेगी। उस कंडीशन में ग्लूकागॉन क्या करता है, आपके अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और आपको देगा एनर्जी। ठीक है, इंसुलिन का काम है टू रेगुलेट ब्लड शुगर। क्या काम है इंसुलिन का? टू रेगुलेट ब्लड शुगर। एंड सोमैटोस्टैटिन का काम है टू रेगुलेट डाइजेस्टिव फंक्शंस, और ग्रोथ हार्मोन को भी ये रेगुलेट करता है। मतलब देखेगा सारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर्ली रिलीज हो रहे हैं या नहीं, ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में, किसी इंसान में इंसुलिन की कमी है, उसकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर्ली टाइमली रिलीज नहीं हो रहा है, तब एक डिजीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। और क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में? क्योंकि वो पर्सन के अंदर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो ब्लड शुगर है वो हाई रहेगी। हाई ब्लड शुगर, क्या होगा? ब्लड शुगर उसकी रहेगी हाई। हाई ब्लड शुगर की वजह से उसके यूरिन के अंदर भी आएगी शुगर। उस पेशेंट को आर्टिफिशियल टैबलेट्स दिए जाते हैं इंसुलिन के, या आर्टिफिशियल इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। उन्हें शुगर फ्री खाना सजेस्ट किया जाता है, शुगर इनको नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अब आपने एक और डिजीज़ मैंने आपको कराई थी इसी चैप्टर के अंदर, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें मैंने आपको बोला था ADH की कमी होती है। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या डिफरेंस है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, जितना आप अगर नोट्स बनाएंगे उतना ही आपको आसान रहेगा एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ना। वरना एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपके दिमाग में अगर आपने रखा होगा तो वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पूरी वो सेम चीज़ एग्ज़ाम पेपर में लिखना। सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ आप नोट्स बनाते जाइए। ओके, सो लेट अस सी डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ मेलाइटस
and diabetes insipidus. ओके चलो, तो मेलाइटस जो है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ ADH. ये हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, ये इंसुलिन की कमी से होगा, ये ADH की कमी से होगा. शुगर प्रेजेंट इन यूरिन, यहाँ पे नो शुगर फाउंड इन यूरिन. यहाँ पे होगा शुगर की वजह से थिक यूरिन, और यहाँ पे होगा वाटरी यूरिन. यहाँ पे क्या होगा, वाटरी यूरिन, और यहाँ पे होगा थिक यूरिन. ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस देख लिया. अब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा है, और वो पार्ट है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म या रेगुलेटरी मैकेनिज्म. ये जो मैं आपको बता रही हूँ फीडबैक मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये एग्ज़ाम में आता ही है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करिएगा. ये 3 मार्क्स में एग्ज़ाम के अंदर पूछा ही जाता है. ठीक है, अब फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग शुरू करेंगे कि आपने जस्ट खाना खाया है, सो यू हैव हाई ब्लड शुगर. जैसे ही आपकी ब्लड शुगर हाई है, आपकी बॉडी वो मैसेज किसको देगी, पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन. इंसुलिन क्या करेगा, एक्सेस शुगर दे देगा सेल्स को. एक्सेस ब्लड शुगर विल बी गिवन टू सेल्स. सेल्स में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. अब जब आपकी बॉडी से एक्सेस ब्लड शुगर चली गई है सेल्स को, तो ग्रेजुअली योर शुगर लेवल विल बी गोइंग डाउन. सो लो ब्लड शुगर. उस कंडीशन में या तो आपको भूख लगेगी, आप दोबारा से खाना खाओगे, या ये जो शुगर सेल्स में गई है वो वापस ब्लड में आएगी. हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि आपने उस दोबारा से खाना खाया, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मील आफ्टर मील. सो अगेन यू हैव हाई ब्लड शुगर, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा, और ये पूरी फीडबैक सर्किट चलती रहेगी बेस्ड ऑन योर ब्लड शुगर लेवल. इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज होते रहेंगे, सेल्स के अंदर जाएगी शुगर, वापस आपके ब्लड में आएगी. सो दिस बिकम्स योर फीडबैक मैकेनिज्म, या आप इसे बोल सकते हो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ योर हॉर्मोन्स. मोस्ट ऑफ योर हॉर्मोन्स वर्क ऑन फीडबैक सर्किट. आपके मैक्सिमम हॉर्मोन्स फीडबैक सर्किट पे काम करते हैं. ये तो मैंने बस आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाया है पेनक्रियास का. ठीक है, आप और भी फीडबैक सर्किट अपने आप से भी बना सकते हो, मैंने आपको जितने भी हॉर्मोन्स पढ़ाए उसके बेसिस पे. तो यहाँ पे हमने एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट किया. अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए प्लांट की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जिसमें हम लोग ट्रॉफिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट्स देखेंगे और फाइटो हॉर्मोन्स देखेंगे. सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड डू लाइक इट. थैंक यू गाइज.